everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my last lecture for the chapter secondary metabolites. In last lecture we have discussed about the organic compounds involved in the surface protection. Surface protection में जो compounds involved हैं वो हैं cutin, second one is the waxes and third one is the suberin. So cutin, waxes and suberin ये तीन compounds ऐसे हैं जो plant के लिए surface protection में involve है. And in this lecture we will discuss about the different groups of secondary metabolites, that is terpenes, phenolics and नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज टर्पेन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोसिंथेसिस एंड रोल्स ऑफ टर्पेन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture and the topic is secondary metabolites. Secondary metabolites की अगर बात करें तो इसको दो और नाम से जानते हैं. फर्स्ट वन इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स के भी नाम से जानते हैं. अब सवाल ये है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता क्या है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या आते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं अमाइनो एसिड्स. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या आते हैं? अमाइनो एसिड्स आते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, शुगर्स आते हैं एंड असाइल लिपिड्स आते हैं. क्या आते हैं? असाइल लिपिड्स आते हैं. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर्स एंड असाइल लिपिड्स आते हैं. और ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब सवाल ये है कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट फंक्शन का मतलब क्या है. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन, डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. सो प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है दीज आर द प्रोसेस. और इन प्रोसेस में प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? प्लांट्स के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस किया जाता है और वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. इट मींस कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन फंक्शन में, इन प्रोसेसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. दूसरा डिफरेंस और है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो थ्रू आउट द प्लांट किंगडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द प्लांट किंगडम. अब सवाल ये है कि रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्स जो कि पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट है,
अब ये पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है ये प्लांट के सिर्फ वन स्पेसीज में ही प्रेजेंट होंगे या फिर इस स्पेसीज का जो रिलेटेड स्पेसीज होगा उसी में प्रेजेंट होगा। इट मीन्स कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो थ्रू आउट द प्लांट किंगडम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो थ्रू आउट द प्लांट किंगडम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन है मेनली दो है। पहला तो डिफेंस, मीन्स ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है बाई हार्बीवोर्स and microbial pathogen, so it provides defense against herbivores as well as pathogen. Second फंक्शन की अगर बात करें तो इट सर्व्स एज एन अट्रैक्टेंट फॉर पॉलिनेटर्स एंड सीड डिस्पोजिंग एनिमल्स एंड एज एजेंट्स ऑफ प्लांट कॉम्पिटिशन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द टर्पिन, सेकेंड वन इज द फिनोलिक्स एंड थर्ड वन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, टर्पिन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। CSIR के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना क्या है, बायोसिंथेसिस एंड रोल ऑफ टर्पिन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बायोसिंथेसिस एंड रोल ऑफ टर्पिन्स। सो नाउ कमिंग टू द टर्पिन्स। टर्पिन्स की अगर बात करें तो टर्पिन्स को टर्पिनॉइड्स भी बोलते हैं। टर्पिन्स को क्या बोलते हैं, टर्पिन्स को टर्पिनॉइड्स भी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मींस इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। डाइवर्स सब्सटेंसेस ऑफ टर्पिन्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ा, टर्पिन्स इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ कमिंग टू द बायोसिंथेसिस। टर्पिन्स की जो बायोसिंथेसिस होती है वो 2 इंटरमीडिएट्स होती है। फर्स्ट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम एंड सेकेंड वन इज द ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से आता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए आते हैं। फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्या आता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सेकेंड सोर्स की अगर बात करें तो ये पाइरूवेट से भी बनता है। किससे बनता है, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नाउ कमिंग टू ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स। ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और ये ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को किस चीज में कन्वर्ट करता है, पाइरूवेट में। ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, पाइरूवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। इट मीन्स कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। और क्योंकि ये 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं मीन्स इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट होंगे। सो टर्पिन्स की बायोसिंथेसिस में जो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं दे आर पाइरूवेट, एक पाइरूवेट होता है और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो पाइरूवेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दोनों के दोनों इंटरमीडिएट्स हैं किसके, ग्लाइकोलिसिस के। पाइरूवेट इज द एंड प्रोडक्ट बट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज द इंटरमीडिएट। सो पाइरूवेट इज द एंड प्रोडक्ट जो कि टर्पिन्स की बायोसिंथेसिस में यूज होता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कब बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग से।
फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जब स्प्लिट होता है तो ये दो कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या बनाता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंड सेकेंड वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये दोनों के दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्प्लिट होकर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही फर्दर ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है, बट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर नहीं करता है। तो फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंड देन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस में। सो पायरुवेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दो इंटरमीडिएट हैं जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे का है, और ये फंक्शन करता है फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स। टर्पीन्स की अगर बात करें तो दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन, दैट इज द 5 कार्बन एलिमेंट्स जो कि ब्रांच्ड कार्बन स्केलेटन है। सो दिस इज द मेन चेन और दिस वन इज द ब्रांचिंग। सिमिलरली अगर आइसोप्रीन की अगर बात करें तो आइसोप्रीन भी ब्रांच्ड कार्बन स्केलेटल है, ब्रांच्ड कार्बन, बट इसकी खास बात यह है कि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इन द मेन चेन। आइसोप्रीन की अगर बात करें तो इट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट, क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ टर्पीन्स, क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ टर्पीन्स, मीन्स आइसोप्रीन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ टर्पीन्स। और जितने भी टर्पीन्स होते हैं उनको आइसोप्रीनोइड्स बोलते हैं। क्यों आइसोप्रीनोइड्स बोलते हैं? क्योंकि टर्पीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है दैट इज आइसोप्रीन। सो टर्पीन्स की अगर बात करें तो टर्पीन्स को जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होके क्या बनाता है? आइसोप्रीन बनाता है। सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्पीन्स। टर्पीन्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो टर्पीन्स आर क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ 5 कार्बन यूनिट्स दे कंटेन, और ये जो 5 कार्बन यूनिट होते हैं दे आर बेसिकली आइसोप्रीन, क्या होते हैं? आइसोप्रीन होते हैं। टर्पीन्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज द मोनोटर्पीन। मोनोटर्पीन में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 10 कार्बन के होते हैं, और क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? आइसोप्रीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। सो टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। मोनोटर्पीन्स 10 कार्बन के होते हैं। इट मीन्स कि इसमें कितना आइसोप्रीन यूनिट होगा? इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होगा, मीन्स 2 C5 यूनिट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज द सेस्क्विटर्पिन। सेस्क्विटर्पिन की अगर बात करें तो इट इज द 15 कार्बन टर्पीन्स। 15 कार्बन टर्पीन्स मीन्स इसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होगा। कितना आइसोप्रीन यूनिट होगा? 3 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होगा, मीन्स 3 C5 यूनिट प्रेजेंट होंगे। द थर्ड वन इज द डाइटर्पिन। डाइटर्पिन इज 20 कार्बन टर्पीन्स, और 20 कार्बन टर्पीन्स अगर हैं तो इसमें कितना आइसोप्रीन यूनिट होगा? इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट होगा, मीन्स इसमें 4 C5 यूनिट प्रेजेंट होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्राइटर्पिन। ट्राइटर्पिन की अगर बात करें तो इसमें 30 कार्बन टर्पीन्स होंगे, और 30 कार्बन टर्पीन्स मीन्स 6 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होगा, और 6 आइसोप्रीन यूनिट मीन्स 6 C5 यूनिट प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द टेट्राटर्पिन। टेट्राटर्पिन की अगर बात करें तो इसमें 40 कार्बन टर्पीन्स होते हैं। 40 कार्बन मीन्स इसमें 8 C5 यूनिट प्रेजेंट होंगे, मीन्स इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द पॉलीटर्पीन्स। पॉलीटर्पीन्स की अगर बात करें तो पॉलीटर्पीन्स इज द C5 in यूनिट्स, मीन्स इसमें n नंबर ऑफ C5 यूनिट प्रेजेंट होंगे, एंड n इज मोर देन 8। n is more than 8. So this is all about the classification of terpenes. Now coming to the biosynthesis of the terpenes. Terpenes की जो biosynthesis है वो 2 pathways के through होता है. First one is the mevalonic acid pathway and second one is the MAP pathway. MAP stands for methyl
इरिथ्रोथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे। सो दो तरह का पाथवे है, दो पाथवे के थ्रू टर्पिन्स की बायोसिंथेसिस होती है। फर्स्ट वन इज द मेवालोनिक एसिड पाथवे, सेकेंड वन इज द मिथाइल इरिथ्रोथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे। अब सवाल ये है कि मेवालोनिक एसिड पाथवे एंड मेप पाथवे में क्या डिफरेंस है। Now coming to the pathway, so this one is the mevalonic acid pathway. Mevalonic acid pathway में जो substrate होता है that is acetyl coenzyme A, 3 molecules acetyl coenzyme A का condensation होता है और वो क्या बनाता है, mevalonic acid. Mevalonic acid is a 6 carbon intermediate और ये 6 carbon intermediate जो mevalonic acid है ये बनाता है isopentenyl diphosphate जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, that is IPP. IPP stands for isopentenyl diphosphate. आइसोपेंटिनाइल डाइफॉस्फेट जो बनता है मेवालोनिक एसिड से, इसमें 3 तरह का प्रोसेस होता है। फर्स्ट वन इज द पायरोफॉस्फोराइलेशन, सेकेंड वन इज द डीकार्बोक्सिलेशन एंड थर्ड वन इज द डिहाइड्रेशन। सो मेवालोनिक एसिड से जो आईपीपी बनता है उसमें 3 तरह का प्रोसेस होता है, पायरोफॉस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। अब ये जो आईपीपी बना है दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, इट इज द एक्टिवेटेड 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक फॉर टर्पिन्स। अब ये जो आइसोपेंटिनाइल डाइफॉस्फेट है ये आइसोमेराइज होके बनाता है डाइमिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट दैट इज DMAPP। ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड है एंड इट इज ऑल्सो एक्टिवेटेड 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टर्पिन्स। आइसोमेराइजेशन जो एंजाइम से कैटालाइज होता है दैट इज डेल्टा 3 आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। अब ये जो आइसोपेंटिनाइल डाइफॉस्फेट है दैट इज आईपीपी एंड DMAPP, ये दोनों कंडेंसेशन होते हैं बाय हेड टू टेल कंडेंसेशन और ये बनाता है जीरानिल डाइफॉस्फेट दैट इज GPP and it is 10 carbon unit and the enzyme is prenyl transferase। अब ये जो GPP है दैट इज जीरानिल डाइफॉस्फेट, ये प्रिकर्सर है, किसका प्रिकर्सर है, मोनोटर्पिन्स का, जिसमें 10 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मींस इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जीरानिल डाइफॉस्फेट है दैट इज GPP कन्वर्ट होता है किस चीज में, फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट में दैट इज FPP इज ए 15 कार्बन कंपाउंड जबकि GPP जो है 10 कार्बन कंपाउंड है। अब ये GPP अनदर IPP के साथ कंडेंस करता है तो ये बनाता है FPP दैट इज फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट। फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट इज द प्रीकर्सर फॉर सेस्क्विटर्पिन जो कि 15 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये FPP डाइमेराइज होता है तो बनाता है ट्राइटर्पिन्स, क्योंकि ये 15 कार्बन का कंपाउंड है और ये 30 कार्बन का कंपाउंड है। सो 2 मॉलिक्यूल फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट मिलके बनाता है ट्राइटर्पिन्स। अब ये FPP से बनता है जीरानिल डाइफॉस्फेट दैट इज GGPP इज 20 कार्बन कंपाउंड। अब ये FPP में अनदर मॉलिक्यूल ऑफ IPP ऐड होता है एंड दिस एडिशन इज ऑल्सो हेड टू टेल कंडेंसेशन और इसके थ्रू बनता है क्या, GGPP इज ए प्रिकर्सर ऑफ डाइटर्पिन्स बट इनके डाइमेराइजेशन से बनता है क्या, टेट्राटर्पिन्स। सो GGPP से बनता है देन पॉलीटर्पिनॉइड्स। सो दिस इज द पाथवे ऑफ मेवालोनिक एसिड पाथवे। मेवालोनिक एसिड पाथवे जो होता है वो साइटोसोल में होता है, लेकिन मेप पाथवे की अगर बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड्स में होते हैं। इस पाथवे में क्या होता है, इस पाथवे में ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं। ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स में 2 होते हैं, एक तो पाइरुवेट और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और ये दोनों के दोनों 3 कार्बन कंपाउंड हैं। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड पाइरुवेट कंडेंसेशन के थ्रू बनाता है क्या, मिथाइल इरिथ्रिटॉल फॉस्फेट दैट इज MEP। अब ये मेप जो है मेप बनाता है डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट दैट इज DMAPP जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। इनके आइसोमेराइजेशन से बनता है IPP एंड द सेम पाथवे इसके बाद फॉलो होगा जस्ट लाइक मेवालोनिक एसिड पाथवे।
IPP एंड DMAPP ये कंडेंसेशन के थ्रू दैट इज हेड टू टेल कंडेंसेशन GPP बनाएगा। GPP इज द प्रिकर्सर फॉर मोनोटर्पिन। GPP अनदर मॉलिक्यूल ऑफ IPP के साथ कंडेंस होगा और ये बनाएगा FPP। FPP अनदर मॉलिक्यूल ऑफ आइसोप्रिनाइल के साथ कंडेंस होगा और ये बनाएगा GGPP। GGPP पॉलीटर्पिनॉइड्स बनाएगा। GPP प्रिकर्सर है मोनोटर्पिन्स का, FPP प्रिकर्सर है सेस्क्विटर्पिन्स का एज वेल एज ट्राइटर्पिन्स का, GGPP प्रिकर्सर है डाइटर्पिन्स एज वेल एज टेट्राटर्पिन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मेवालोनिक एसिड पाथवे एज वेल एज MEP पाथवे फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पिन्स। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ टर्पिन्स। टर्पिन्स की अगर फंक्शन की बात करें तो कुछ टर्पिन्स जो होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। So certain terpenes have well characterized function in plant growth and development, so can be considered primary rather than secondary metabolites. बट मोस्टली जो टर्पिन्स का फंक्शन होता है वो डिफेंस में होता है, इसीलिए टर्पिन्स को कंसिडर करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो कुछ टर्पिन्स जो होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जिबरलिन्स। जिबरलिन्स क्या है? जिबरलिन्स इज ए प्लांट हार्मोन। क्या है? इट इज ए फाइटो हार्मोन। और प्लांट हार्मोन की अगर बात करें तो टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्सिन, second one is the gibberellin, third one is the ethylene, fourth one is the abscisic acid, fifth one is the cytokinin। सो ये 5 हार्मोन है जो कि फाइटो हार्मोन्स हैं। जिबरलिन की अगर बात करें तो दे आर डाइटर्पिन्स। क्या है? जिबरलिन इज ए डाइटर्पिन्स जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। जिबरलिन बेसिकली स्टेम के इलोंगेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेरॉल। स्टेरॉल की अगर बात करें तो ये ट्राइटर्पिन्स है एंड स्टेरॉल्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्टेरॉल क्या करता है? मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन इज द कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की अगर बात करें तो इट इज टेट्राटर्पिन। कैरोटीनॉइड्स रेड, ऑरेंज एंड येलो होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं इन एंटीना मॉलिक्यूल्स। ये काम क्या करता है? ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। स्पेशली कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज C15 टर्पिन्स जो कि कैरोटीनॉइड प्रिकर्सर के डिग्रेडेशन से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग चेन पॉलीटर्पिन्स अल्कोहल दैट इज डोलिकोल। डोलिकोल का फंक्शन बहुत ही रिमार्केबल है। इट फंक्शन एज ए शुगर कैरियर इन सेल वॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज द फाइटोल चेन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो फाइटोल चेन होता है वो भी टर्पिन डिराइव्ड साइड चेन है और इनका काम है मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल को एंकर करके रखना। सो वेरियस टाइप ऑफ टर्पिन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के प्राइमरी ग्रोथ में, प्राइमरी रोल्स में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बट जो मेजर फंक्शन होता है वो डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंसिडर किया जाता है। टर्पिन्स के रोल अगर डिफेंस में बात करें तो बहुत सारे रोल्स हैं जो कि डिफेंस में है। पहला पायरेथेरॉइड। पायरेथेरॉइड की अगर बात करें तो दे आर मोनोटर्पिन एस्टर्स। पायरेथेरॉइड क्या है? इट इज मोनोटर्पिन एस्टर्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ क्राइसैंथेमम स्पीशीज एंड इट शोज इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक पायरेथेरॉइड जो होते हैं दे आर पॉपुलर इंग्रेडिएंट्स इन कॉमर्शियल इंसेक्टिसाइड्स बिकॉज ऑफ देयर लो परसिस्टेंस इन द एनवायरनमेंट एंड देयर नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी
to mammals. कॉनिफर्स की अगर बात करें तो कॉनिफर्स में पाइन एंड फर आते हैं. कॉनिफर्स में मोनोटर्पिन्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं. कहाँ पे? रेजिन डक्ट्स में. रेजिन डक्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? निडल, ट्विग एंड ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं. और ये जो कंपाउंड है दे आर टॉक्सिक टू न्यूमरस इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग बार्क बीटल व्हिच आर सीरियस पेस्ट फॉर कॉनिफर स्पेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. बहुत सारे कॉनिफर्स जो होते हैं दे रिस्पॉन्ड to bark beetle infestation by producing additional quantities of monoterpenes. बहुत सारे plants contain mixture, बहुत सारे plants जो होते हैं they contain mixture of volatile monoterpenes and sesquiterpenes, and the mixture of volatile monoterpenes and sesquiterpenes को बोलते हैं क्या? Essential oils. Essential oils lend a characteristic odor to their foliage. Peppermint, lemon, basil and sage are examples of the plant that contain essential oils. The chief monoterpene constituents जो होते हैं peppermint oil में वो menthol होते हैं. lemon में जो होते हैं that is limonene. So this is the structure of limonene जो कि lemon में होते हैं, and this is the structure of menthol जो कि peppermint में होते हैं that is पुदीना. Essential oils की अगर बात करें तो they have well known insect repellent properties. They are frequently found in glandular hairs that project outward from the epidermis and serve to advertise the toxicity of the plant, repelling potential herbivores even before they take their ट्रायल बाइट. ग्लैंडुलर हेयर्स की अगर बात करें तो टर्पिन्स जो स्टोर होते हैं मॉडिफाइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन द सेल वॉल. Essential oils can be extracted from plants by steam distillation and are important commercially and flavoring food and making perfumes. Recent research has revealed an interesting twist on the role of volatile terpenes in the plant protection. Corn, cotton and wild tobacco and other species की बात करें तो कुछ monoterpenes and sesquiterpenes जो होते हैं they are produced and emitted only after insect feeding has already begun. और ये जो substances होते हैं they repel ovipositing herbivores and attract natural enemies including predators and parasitic insects जो कि kill करता है plant feeding insects को and help in minimizing further damage. Means ये नेचुरल इनेमीज को अट्रैक्ट करता है जो कि किल करता है किसको? प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स को. Volatile terpenes are not only defense in their own right but also provide a way for plant to call for defense help from other organisms. The ability of plants to attract natural enemies of plant feeding insects show promise as a new ecologically sound means of pest control. So this is the structure of azadirachtin जो कि एक लिमोनॉइड है. Among the non-volatile terpenes की अगर बात करें तो non-volatile terpenes जो होते हैं एंटी herbivore compound that is limonoids. Limonoids क्या है? It is a group of triterpenes and it is well known as bitter substances in citrus food, and perhaps the most powerful deterrent to insect feeding is known as azadirachtin, a complex limonoid from the neem tree of Africa and Asia. Azadirachtin की अगर बात करें it is the feeding deterrent to some insects at doses as low as 50 ppb, that is parts per billion, and it exerts a variety of toxic effects. It has considerable potential as a commercial insect control agent because of its low toxicity to mammals. Several preparations containing azadirachtin are now being marketed in North America as well as in India. Next one is phytoigdiazone. This is the structure of अल्फा इग्डियोजोन जो कि एक इंसेक्ट मॉल्टिंग हार्मोन है. क्या है? अल्फा इग्डियोजोन इज इंसेक्ट मॉल्टिंग हार्मोन. फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कॉमन फर्न Polypodium vulgare are a group of plant steroids that have the same basic structure as insect molting hormone. Ingestion of phytoigdiazone by insects disrupt molting and other developmental processes, often with lethal consequences. Triterpenes that are active against vertebrate herbivores include cardenolides and saponins.
कार्डिनोलाइट्स की अगर बात करें तो दे आर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें अटैच्ड शुगर या शुगर्स होते हैं दैट टेस्ट बीटर एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू हायर एनिमल्स। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस पे कार्डिनोलाइट्स ड्रामेटिक इफेक्ट शो करता है ऑन हार्ट मसल थ्रू देयर इन्फ्लुएंस ऑन सोडियम पोटेशियम एटीपीएजेस। ऑन केयरफुली रेगुलेटेड डोजेस दे स्लो एंड स्ट्रेंथन द हार्ट बीट। कार्डिनोलाइट्स extracted from species of foxglove that is digitalis are prescribed to millions of patients for treatment to heart disease। saponins की अगर बात करें तो saponins steroids and tritterpene glycosides दोनों होता है। इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें सोप लाइक प्रॉपर्टीज होती है। इसमें लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल एलिमेंट दोनों होते हैं। लिपिड सॉल्युबल एलिमेंट इज स्टेरॉइड एंड ट्राइटर्पेन्स, वाटर सॉल्युबल एलिमेंट इज शुगर। सो लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल एलिमेंट दोनों हैं एक ही मॉलिक्यूल में, इसलिए इसको इसलिए इसमें सैपोनिन डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज भी आती है और ये सोपी लेदर बनाता है व्हेन शेकन विथ वाटर। Toxicity of saponins is thought to be result of their ability to form complexes with sterols. Saponins may interfere with sterol uptake from the digestive system or disrupt cell membrane after being absorbed into the bloodstream. So this is all about biosynthesis and function of terpenes, and in my next lecture I'll discuss about second group of secondary metabolites, that is phenolic compounds. In this lecture I'll discuss about the biosynthesis as well as role of phenolic compounds. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt or query, please comment me in the comment section.